हेलो दोस्तों। स्टैंडर्ड 11 का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, आज हम वही से स्टार्ट करने वाले हैं। जो विकास नीति अपनाई गई देश के विकास के लिए, किस प्रकार से स्वतंत्र मिलने के बाद किस कौन कौन से प्लान अपनाए अपनाए गए, 5 ईयर प्लान क्या है, किस प्रकार से देश में प्रगति की पथ पर चलने लगे, ये सारी चीज़ों का आज हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, इन शॉर्ट में देखना है कि इस इकाई के जो अध्याय में हमें क्या देखना है। इस इकाई में 2 अध्याय के द्वारा हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर जो नियोजन विकास की जो 4 दशक से कितने विकास हुआ है, कितने जो हमने कौन कौन से जो पथ मतलब कि किस प्रकार से रास्ते अपनाए जिससे कि विकास हो सके। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसा योजना आयोग का निर्माण किया। तो योजना आयोग मतलब कि योजना आयोग जैसे पंचवार्षिक, हमारी जो पहले से ही योजना तय की जाती थी किस प्रकार से हमें काम करना है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। जो पंचवार्षिक योजनाएं थी आदि प्रकार की, जो उनका भी अध्ययन करना है। पंचवार्षिक योजना क्या थी, उनका अवलोकन करना है हमें, उनकी उनकी जानने की कोशिश करना है, उसकी विशेषता क्या थी, उनके काम क्या थी। इन सारी जो चीज़ें हैं इसी इकाई में हमें पढ़ने हैं। आगे देखो। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, काम करती थी उस टाइम में। इस अध्याय में पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ों की जानकारी मिलेंगी कि किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमें पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होंगी कि किस प्रकार से 1900 जब हमें भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम में किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार से हमारी स्थिति थी उस टाइम में, उसके बारे में जानने की कोशिश कर मतलब हमें पता चलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्योवरोध की स्थिति में पहुंचाने देने वाले कारकों से परिचित होंगे। मतलब कौन कौन से ऐसे घटक थे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आज हमें वो देखने को मिल रही है कि कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आज डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड के जो कंट्रीज़ है वो इंडिया इंडिया को मानने लगे हैं बहुत अच्छे से। हम लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाए तो इंडिया की कुछ लेवल ही कुछ अलग है। देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। देखो ब्रिटेन वाले यही बोल रहे हैं जब उन्होंने मतलब भारत को स्वातंत्र्य मिला उस टाइम में। सो ये वही बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारे जो हमने अगर इंडिया को छोड़ दिया, मतलब किस प्रकार से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के उद्योग चल रहे थे इंडिया में, वो पूरी तरह से उनके अस्त नस्त हो जाएंगे। ऐसा उनके जो वाइसराय है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में जो ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे उसने ये बोला था उस टाइम में। मतलब कि वो सिर्फ इंडिया का यूज़ करके बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम में। अभी देखो परिचय क्या है, हमें परिचय में क्या देखना है। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल्य उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। मतलब कि किस प्रकार से हमें भारत को स्वतंत्रता मिली है, किस क्या क्या उद्देश्य थे अर्थव्यवस्था के, क्या मूलभूत विशेषताएं है, हमें यही जानकारी इसी अध्याय से मिलने वाली है। ठीक है, देश के वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावना की चर्चा करना है, हमें इसी अध्याय में करना है। जो आर्थिक अतीत तथा ध्यान भी देना है उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। ओके, मतलब हमें यही से स्टार्ट करना है कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्र मिलने से पहले हमारी इंडिया की देश की कंडीशन क्या थी, उससे आरंभ करना है। किस प्रकार से हम एक विकसन मतलब कि आज बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्री है उनमें हम अपना स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति से लेकर इस क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे। ओके, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था ने इतने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करके आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आई है। जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने जो स्वतंत्र भारत को महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने की कोशिश की, हमारे इंडिया में उन्हें परिचित किया कि क्या क्या चीज़ें थी जो
उन्होंने विचार किया, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने विचार किया। जो डेटा एकत्र करने के बाद भी कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे हमारे इंडिया को आज भी बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना आज कोई नहीं है। ओके, मतलब कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आज हम वो वर्तमान में जो स्थिति देख रही है अर्थव्यवस्था को आज, मतलब कि वो कोई आज की नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में उनका योगदान दिया है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। ओके, मतलब जो मूल सूत्र मतलब कि जो बेसिक थिंग्स है वो बहुत सारे गहरे राज की तरह है इतिहास में। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। ओके, मतलब जो ब्रिटिश शासन के अधीन तक की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज भी अच्छे से, मतलब हम सीखे हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं उन्हें टैकल करना है, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है, किस प्रकार से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसे मेंटेन करने की कोशिश करना है। अनौपचारिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड से तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक ही सीमित रखा था। ओके, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि सिर्फ जो हमारा इंडिया था, इंडिया को सिर्फ एक कच्चा माल प्रोड्यूस करने के लिए ही एक उनका क्या बोलते हैं एक हब रखा गया कि जिससे उन्हें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता गया। ओके, और वो कच्चा माल सीधा ब्रिटेन भेजते थे, वही से दूसरा पक्का माल यहाँ पे इंडिया में आता था। सिर्फ शोषण करते गए वो इंडिया का, लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं था इंडिया की गरीबी के बारे में। इंडिया के जो लोग हैं उनसे कोई चिंता नहीं थी उन लोगों को। उस शासन की अधीनता के पोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास की सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। ओके, मतलब कि ये सारी जो चीज़ें स्वतंत्रता से पहले कुछ हुई है, ओके, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं उन्होंने अपने अपने डिफरेंट योगदान दिए हैं इन सारी चीज़ों में। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, मतलब जो औपनिवेशिक शासन था उसके संदर्भ में अंतर्गत किस प्रकार से हमारे स्वातंत्र्य का विकास हुआ, आर्थिक इन जो हमारे आर्थिक स्थिति है आज की हम देख रहे हैं उसका किस प्रकार से विकास हुआ। ओके, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखेंगे। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ओके, मतलब जब अंग्रेज़ भारत में आए उससे पहले हमारे इंडिया की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका को सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। ओके, मतलब जो जनसामान्य लोग थे, हम मतलब वो जो गरीब लोग थे, ज़्यादातर लोग वो कृषि पर डिपेंड थे। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी। फिर भी ये सारी चीज़ों होने के बावजूद भी जो देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हो रही थी, जैसे सूती और रेशमी वस्त्र थे उनका उद्योग हो रहा था। धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व में सुविख्यात हो चुका था। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नवरत्न है या फिर डिफरेंट काइंड के हम लोग जो मनी थे, डिफरेंट प्रकार के शिल्पकला, ये सारी चीज़ों में इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री उभर के विश्व भर में अपना स्थान प्राप्त कर चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों का विश्व के बाज़ार में अच्छी सामग्री के प्रयोग में किया, मतलब अच्छा सामग्री के तौर पर किया जाता था जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बनते थे उस टाइम में। देखो हमें ना एक बंगाल के जो सूती कापड़ है उसके बारे में विशेष जानकारी देने की कोशिश की है उन लोगों ने। देखो बंगाल का सूती उद्योग, मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। देखो एक मलमल एक प्रकार का कपड़ा है, विशेष सूती कपड़ा है, ठीक है, जो कि इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। मतलब इसका जो निर्माण है वो ज़्यादातर जो ढाका है आज का प्रेजेंट टाइम का जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। मतलब ढाका जो अभी क्या है आज की बांग्लादेश की राजधानी के आसपास का एरिया है। ढाका के मलमले ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। मतलब कि विश्व भर में उसे बहुत ज़्यादा क्या था मान आया। मतलब कि हम लोग देख सकते उत्कृष्ट कपड़े के
जो स्रोत थे, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं रॉयल कपड़े हैं, जिससे मतलब बहुत हमारे इंडिया के जो कपड़े थे वो दुनिया भर में विख्यात थे, बहुत अच्छी तरह से विश्व भर में वो ट्रेड होता था उन सारी चीज़ों का। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था, मतलब ये बहुत ही क्या था, महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। ओके, मतलब जो विदेशी यात्री यहाँ पे आते थे इंडिया में, उसे शाही मलमल या फिर मलमल खास कहते थे। इसका आशय यही था कि वे कपड़े तो शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे, मतलब इसका यही एक रीज़न था, वही एक मानते थे कि ये जो कपड़े हैं वो शाही परिवार के पहनने योग्य कपड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा उनका कहना था, वो मानते थे। देखो आगे देखो। तथा उच्च स्तर की कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी, चूँकि इंडिया के जो मार्केट थे उस उन्होंने पहले से बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ब्रिटिशों के पहले से भी इंडिया का जो मार्केट था वो दुनिया भर में प्रसिद्ध था और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा, जो मलमल कपड़ा होता है या फिर सूती वस्त्र होते हैं, वो जो स्पेशली जो ढाका क्षेत्र है आज का बांग्लादेश का, वहाँ के जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रसिद्ध चीज़ों में से एक गिनी चुनी चीज़ है वो। ठीक है, आगे देखो। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का श्रेय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। मतलब उनकी जो नीतियाँ अपनाई गई, उनका सिर्फ एक ही ध्येय था कि ये सारी चीज़ें हैं उन्हें इंडिया से ब्रिटेन में लेके जानी है, यही उनका एक मेन उद्देश्य था। ओके, सिर्फ, और उनका एक मोटो बल्कि क्या था, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था उन लोगों को। इन्हें कोई इंडिया का कोई किसी प्रकार के भला या फिर कोई हितों की चीज़ उन्होंने नहीं की, संवर्धन या फिर संरक्षण के भी कोई उन्होंने ऐसी चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप को बदल डाला। ये जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी, उन्होंने पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उनके जो स्वरूप और मूल रूप था पूरा का पूरा बदल डाला था। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। ओके, मतलब एक भारत क्या था, सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति करने वाला देश बन गया था, और वहाँ पे जो भी पक्के माल है वहाँ से तैयार होके आए हैं यहाँ पे, वहाँ सिर्फ कंज्यूम करने वाली कंट्री के रूप में ही भारत रहकर उभर के आया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। ओके, मतलब ये भी चीज़ें एक सामने आई है कि हम उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारी इंडिया की स्थिति क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है उसका भी कोई नहीं सोचा, कुछ भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि लोग मतलब कितने गरीबी रेखा के नीचे नीचे ढकेले जा रहे हैं लोग। इसके बारे में भी ब्रिटिशरों ने कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ उनका उनका मोटो यही था कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, बाकी कोई लेना देना नहीं था इंडिया की इकोनॉमी से। ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया उन लोगों ने, कुछ कोशिश नहीं की कि विकास हो इस कंट्री का, इसी प्रकार से भी कोई उन्होंने अपने सोचा भी नहीं। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद, मतलब कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने खुद ट्राई किया कि जो प्रति व्यक्ति आय है किस प्रकार से वो उन्होंने अपने आप खुद के हिसाब से नापने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से सही डेटा नहीं हो पाया। ओके, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉपर अनुमान नहीं लगा पाए वो इस चीज़ों का। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिब्जी, पिंगले शिराज, डॉक्टर वी राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे थे। ओके, मतलब ये जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से नाम दिया गया है इन लोगों का, इनमें से प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये विलियम डिब्ली, उसके बाद है पिंगले शिराज, डॉक्टर वी राव तथा आर.सी. देसाई, ये जो प्रमुख नाम दिए गए हैं। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, प्रयास किया था कि इंडिया की जो भी एक इंसान की जो आय है, वार्षिक आय, उसे आकलन करने की कोशिश की थी। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। ओके, मतलब ये जो चीज़ है, जो डॉक्टर राव ने जो भी अनुमान लगाए गए थे वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम
ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रही है। ओके, मतलब फिर भी ये जो वही उनका अनुमान लगाया गया है कि जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कि जो इंसान है जो 20वीं शताब्दी में उन्होंने आए कि जो स्टार्टिंग की गिनने की, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता चला कि जो स्ववृद्धि है वो 2% है, 2% कम ही रही है, और जो प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि है वो दर मात्र आधा प्रतिशत ही रही है। ठीक है, फिर भी हम लोग कितने पिछड़े कंट्री के रूप में देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे आगे देखो। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। ओके, मतलब ब्रिटिशों ने जिस प्रकार से हम पर साम्राज्य किया, राज्य किया, उस टाइम में हम लोग यही देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांव में बसी थी, मतलब कि देश में जो 85 जो % पीपल थे वो गांव में बसे थे, और उनका मुख्य कारोबार क्या था, खेती पर वो डिपेंड थे पूरे तरह से। देखो अभी ना कि ये बॉक्स 1.2 में हमें पूर्व ब्रिटिश काल की में जो कृषि थी उसके बारे में बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संघीकृत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। ओके, मतलब जो 17वीं शताब्दी में एक ट्रैवलर आए थे फ्रांस के, उनका नाम है बर्नियर। ठीक है, सो वो तत्कालीन बंगाल में आए थे उस टाइम में। उन्होंने बंगाल का वर्णन इस प्रकार से किया है कि वो अब 2 टाइम बंगाल में आए थे, बंगाल के दौरे पर आए थे, और उन्होंने यही बताने की कोशिश की है जो क्षेत्र है वो बंगाल का वो मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। मिस्र मतलब आज का जो इजिप्ट कंट्रीज़ है उससे ज़्यादा कहीं समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशम वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। ओके, और उस टाइम में जो सूती रेशमी कपड़े वस्त्र थे, चावल या फिर शक्कर, मक्खन, इसका जो बहुत अच्छे तरह से मेन तरीके से निर्यात होता था उस टाइम में। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, ओके, मतलब खुद के जो हमारे उपभोग जो भी कंज्यूम किया जाता था उस टाइम में, मोस्टली गेहूँ थी, सब्जियाँ थी, अनाज थे, मूंगे मुर्गे मुर्गियाँ, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता था हमारे कंट्री में। यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान थे। उस टाइम में भी सुअर के भी झुंड थे, भेड़ बकरियों के भी विशाल बड़े बड़े झुंड थे उस टाइम पे भी। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध है। ओके, मतलब कि हर प्रकार की मछली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी उस टाइम में। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवर्तन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत रत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। ओके, मतलब कि वो बोलना चाहते हैं कि जो राजमहल है हमारे जो दिल्ली का, उससे लेकर हम लोग बंगाल तक के क्षेत्र में पूरी की पूरी जो गंगा नदी फैली है उस टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट जो नहरें निकाली गई है उससे, और कृषि के लिए एक बहुत ही अच्छा माना गया है कि कृषि बहुत अपने चरण पर थी उस टाइम पे। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ उनकी तुलना कीजिए। ओके, मतलब आपको क्या करना है, एक निबंध के तौर पर लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है कि जो ब्रिटिश स्टार्टिंग में इंडिया में आए थे उस टाइम में हमारे इंडिया की कृषि किस प्रकार से कौन सी स्थिति में थी, और वो तुलना करनी है कि 1947 में हमारी स्थिति क्या थी। आगे देखो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। ओके, मतलब कि हर कोई इंसान प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जो कृषि के माध्यम से ही उनकी रोजी रोटी का साधन थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही है। ओके, मतलब कि एक जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या होने के कारण भी व्यवसाय के रूप में जो कृषि है वही क्षेत्र सबसे सबसे
महत्वपूर्ण माना गया है। उस टाइम में जो भी गतिविधियाँ थी, जो विकास की प्रक्रिया थी, वो कृषि पर ही निर्भर थी। यही नहीं, अनेक अवसर पर अपने अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई है। ओके, मतलब यही नहीं कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हमें देखने को मिली है उस टाइम में। कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती है। ओके, मतलब जो कृषि है, जो उत्पादकता है, उसमें वृद्धि हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है कि किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा है, कभी कभी घटा है, लेकिन स्टेबिलिटी उन्होंने रखी है। कृषि क्षेत्र में गतिहीनता मुख्य कारण औपचारिक शासन लागू की गई भू व्यवस्था, ठीक है, जो भू व्यवस्था थी, इस सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है, किस प्रकार से जो। ओके दोस्तों, चलो यहाँ तक हम लोग करते हैं। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।